बॉक्सिंग बुल। उस गांव का नाम डिगवारा था। वो गांव देश भर में मशहूर था। उस गांव को बॉक्सिंग विलेज भी कहा जाता था, क्योंकि उस गांव से कई देश के नामी बॉक्सर बने। उस गांव में अखिल नाम का एक मोटू था। एक दिन सवेरे अखिल नींद से जागकर कप्स, मेडल्स और शील्ड से भरे अपने कमरे को देखकर छाती फुलाकर अपनी पत्नी से, क्यों, ये कप देखे? ये मुझे तब मिला जब मैंने मोहम्मद रफी को एक ही मुक्के में चित कर दिया। पत्नी, मोहम्मद रफी को? वो तो गायक है। अखिल, नहीं, वो मोहम्मद रफी नहीं, वो मोहम्मद अली। उसको मैंने एक लात से चित कर दिया था। पत्नी, पर बॉक्सिंग में तो लात मार नहीं सकते। अखिल, अरे अब ये सब छोड़ो, जाकर एक कप कॉफी लेकर आओ। पत्नी के जाते ही, बाप रे, इससे जरा होशियार रहना होगा। इसीलिए कहा था कि पढ़ी लिखी से शादी नहीं करूंगा, पर ये लोग सुनते ही कहाँ हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक बार एक जिम में कुछ बॉक्सर्स देसी स्टाइल में व्यायाम कर रहे थे। अखिल वहाँ आया और एक बॉक्सर से, ये क्या, वही दकियानूसी व्यायाम कर रहे हो? मेरे जैसे नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करो भाई। उन दिनों माइक टायसन मेरे पास आकर प्रैक्टिस मैच करता था। कुछ दिन वो मेरा चेला भी बना, पर वो अपनी बढ़ाई करने लगा। एक बॉक्सर, सर आप ग्रेट हैं, माइक टायसन को आपने ट्रेन किया है? अखिल, अरे सिर्फ माइक टायसन ही नहीं, मेरे घर आओ, वहाँ के कप्स, शील्ड्स और मेडल्स देखकर तुम चौंक जाओगे। ऐसा कहा। यूं अखिल जो भी मिलता उन सबको यह जताता रहता था कि वो एक बड़ा बॉक्सर है और अपने कप्स, शील्ड्स और मेडल्स दिखाता रहता था। गांव वाले उसे देखते ही भाग जाते थे। एक बार एक मेले में अखिल हाथों में ग्लव्स पहनकर ही कहकर प्रैक्टिस करते हुए एक गुब्बारे को मारा। वो गुब्बारा ठप से फट गया। उस बैलून को पकड़े हुए बच्चे ने, बॉक्सर अंकल, यूं हल्का सा छूते ही ये बैलून कैसे फट गया? अखिल, ये तो कुछ भी नहीं है, शाम को मेले में आकर देखना मेरा अजूबा, आंखें चौंधिया जाएंगी। उस शाम को अखिल, भाइयों और बहनों, आप सभी जानते ही हैं कि मैं कितना बड़ा बॉक्सर हूँ। मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, मेरा मुकाबला मुझसे ही है। एक बार मेरे जीते हुए कप्स और शील्ड्स को देखिए, आप ही समझ जाएंगे। कहकर कप्स, मेडल्स और शील्ड्स दिखाने लगा। मेरे अजीजों, अब मैं जो करने वाला हूँ, कृपा करके, प्लीज, मेहरबानी करके इसे अपने घर पर कतई कोशिश ना करें। ये बहुत प्रोफेशनल्स द्वारा किया गया है। अखिल, ये कहकर एक दीवार को मारा। बस वो दीवार टूट कर गिरा। ये देख गांव वाले चकित रह गए। एक सैंडबैग को या कहकर लात मारा। बस वो सैंडबैग कहीं दूर जा गिरा। तब लोगों ने ताली बजाई। आज के लिए इतना काफी है। कल मैं वो दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी ना देखा है ना सुना है। पर कृपा करके बच्चे और बड़े, मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं, पर प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। उस रात को सारे बॉक्सर्स ने एक मीटिंग रखा। एक बॉक्सर, आज तक हमने बॉक्सर अंकल को कम समझा, वो तो बहुत ताकतवर हैं। दूसरा बॉक्सर, तेरा सिर, वो कोई ताकतवर नहीं है, वो प्लास्टिक के दीवार है। उसका बेटा परसों बॉक्सिंग प्रैक्टिस में कह रहा था। तब सब बॉक्सर्स ने मिलकर, अरे उसे अच्छा सबक सिखाना होगा, कल मेले में कुछ करके उसे हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। अगले दिन सारे बॉक्सर्स चिंतित होकर बैठे थे। तब अखिल वहाँ आया और, हे बच्चा पार्टी, कल मेरा अजूबा देखा? क्यों ये सोचकर दुखी हो रहे हो कि मेरे जैसा तुम नहीं बन पाए? ओह नो, अब बी ए स्पोर्ट्स पर्सन मैन। तब एक बॉक्सर, हम इसलिए दुखी नहीं है अंकल जी, हम में से कुछ ने शर्त लगाया है। कुछ कहते हैं कि आप सांड को एक ही हाथ से मार सकते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं मार सकते। ये बात सुनकर अखिल, सिली फेलोस, इसी तरह एक बार बाहुबली वाला सांड मेरे पत्नी की ओर आ रहा था, तो
तो मैंने एक ही हाथ से उसका सींग पकड़कर घुमा के फेंक दिया। उसी को मैंने खींचकर हटाया था, तो इसे मारने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मैदान में जा रहा हूँ, सांड को भेज देना। उसी से तमाशा शुरू करते हैं। अखिल हाथ में ग्लव्स पहनकर तैयार खड़ा था और हाजरीन, मेरे अजूबे दिल दहला देने वाले होंगे। बुजुर्गों, कृपा करके प्लीज मेरे प्रदर्शन को ना देखें। हार्ट अटैक होने की संभावना है। वॉच एट योर ओन रिस्क। अखिल, भेजो उस सांड को। जय भल्लाल देवा कहकर चिल्लाया। वो सांड दौड़ते दौड़ते आकर जोर से सींग मारा। बस वो उड़कर उछलता हुआ जाकर दूर अपने शील्ड और मेडल्स के ऊपर जा गिरा। अखिल, हाय रे मेरी कमर, मम्मी, बाप रे, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हुआ। अरे कोई सांड से पंगा लेता है क्या? हाय रे, कोई मुझे अस्पताल ले जाओ भाई कहकर चिल्ला रहा था। तब से अखिल ने डींगे मारना छोड़ दिया। रामपुर नाम के गांव में तलवार नाम का जमींदार रहता था। उसका बेटा कौशिक अमेरिका में पढ़ाई पूरी करके लौट आ रहा था। पूरा गांव तलवार के घर के पास फूल मालाओं के साथ खड़े थे। तभी कौशिक एक ट्रैक्टर में आया। सभी कौशिक के गले में मालाएं पहनाए। अच्छे हो बेटा कह के पूछा। हाँ ठीक हूं कह के मुंह टेढ़ा करके चला गया। कौशिक के पिता आकर उसे गले लगाकर आजा बेटा आजा, तुम्हारा वापस आना हमें अच्छा लगा कह के बोला। क्या पापा, एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए एक एसयूवी कार भेज नहीं सकते थे, ट्रैक्टर भेज दिया कह के बोला। ट्रैक्टर में आना हमारे गांव की प्रथा है। मेरे शादी के समय तुम्हारी माँ को देखने के लिए मैं ट्रैक्टर में ही गया था। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? छोटी सी बात है? ये मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। मुझे गांव में घूमने के लिए कम से कम एसयूवी नहीं है तो कैसे होगा? वहाँ अमेरिका में पढ़कर यहाँ ट्रैक्टर में घूमने के लिए बोल रहे हैं क्या कह के बोला। तो अभी तुम्हें एसयूवी चाहिए, उतना ही ना? जाकर अपनी पसंद की कार खरीदो कहकर बोला। दैट्स माय गुड डैडी कह के बोला। अगले दिन कौशिक एक एसयूवी खरीद के डैड डैड लुक एट माय न्यू एसयूवी कार कह के कार के ओर दिखाया। पास खड़ा एक किसान, क्या साहब ये गाड़ी नहीं लग रही है, बहुत अच्छी है कह के बोला। या दिस इज माय न्यू एसयूवी 200 PHP 4-wheel drive automatic piloting system, what more, it has got roof railing and sun shields कह के बोला। क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये देखो आज ही खरीदा, ये मेरा नया ट्रैक्टर, देख कितना अच्छा है कह के बोला। हे तुम्हारे ट्रैक्टर में और मेरे एसयूवी में फर्क नहीं है क्या? 1 करोड़ रुपए डाल के खरीदा है मैंने। तुम्हारा कितना है? सस्ते का आयरन मशीन कह के बोला। कौशिक के पिता तलवार तभी, देख कौशिक, तू आज एसयूवी इसलिए खरीद पाया ताकि तेरा बाप कभी ट्रैक्टर चलाया करता था। ट्रैक्टर को कभी छोटा मत समझना कह के बोला। कौशिक को गुस्सा आकर, ऐसा क्या डैड? तो फिर जो मैं एसयूवी में कर सकता हूँ वो सब आप ट्रैक्टर में करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा ट्रैक्टर बहुत ग्रेट है कह के बोला। तलवार राजी होते ही उसके बाद कौशिक अपनी एसयूवी से एक बड़ी ट्रेन को भी बड़े आसानी से खींचा। तब कौशिक आके, देखा डैड, क्या ये सब आपका ट्रैक्टर कर सकता है कह के पूछा। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, तुम्हारा एसयूवी बहुत महान है, बहुत ग्रेट है कह के वहां से चला गया। अगले दिन एक किसान आके कौशिक से, सर आपके पिताजी आपकी गाड़ी को लेकर खेत में आने के लिए बोले कह के बोला। कौशिक उसके एसयूवी को लेकर खेत में गया। तब तलवार उसके ट्रैक्टर को और कौशिक के एसयूवी को हल लाकर बांधा। तब तलवार, देख कौशिक, कीचड़ भरे इस खेत में तुम अपनी एसयूवी से इस हल को लेकर चलाओ और मैं अपने छोटे से ट्रैक्टर को लेकर यहाँ हल चलाऊंगा कह के बोला। कौशिक एसयूवी को स्टार्ट करके कीचड़ में जाने दिया। बात खत्म। एसयूवी वहीं का वहीं रुक गई। वो जितना भी चाहे एक्सीलरेशन दे, चक्का घूमा पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तलवार मगर बड़े आसानी से अपने ट्रैक्टर की मदद से हल चलाया।
कौशिक लाख कोशिश करने के बावजूद एसयूवी को कीचड़ में से बाहर नहीं निकाल पाया। तभी कौशिक डैड प्लीज हेल्प माई एसयूवी, इट गॉट स्टक कहा। तलवार उसके ट्रैक्टर को उस एसयूवी से रस्सी बांध के कीचड़ में से बाहर निकाला। तब तलवार देखा कौशिक, हाथी बहुत बलवान होता है पर वो पानी में जाते ही कमजोर पड़ जाता है। मगरमच्छ जब तक पानी में है ताकतवर रहता है, लेकिन जमीन पे आते ही कमजोर पड़ जाता है। वैसे ही इसकी ताकत जहाँ पे उपयोग करना है वहीं पे करना। वो सब बातें सुनकर कौशिक सॉरी डैड, मुझे अकल आया, जब तक मैं अपने गांव में हूँ तब तक ट्रैक्टर ही चलाऊंगा कह के बोला। उस गांव का नाम था गंगापुर। वहां ज्यादातर लोग मकई का फसल उगाते थे। यूं उगे मक्के की फसल को वो पड़ोसी गांव में बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक बार एक किसान, चाहे कितना भी फसल उगा लो क्या फायदा, कमाई की 70% तो महाराज को खजाने में चली जाती है, बाकी 30% खाद, सिंचाई, बीज के लिए चली जाए तो हम कैसे गुजारा करेंगे कहकर दुखी हुआ। जो जोतेगा जमीन उसी की तो सिर्फ कहने के लिए है। चलो ठीक है, हमें इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, चलो खेती करते हैं। कुछ महीने बाद फसल कटाई के लिए तैयार थी। सब कल तड़के ही आ जाना, कटने के बाद गिनकर बोरियों में भरना है। अगले दिन किसान फसल काटने के लिए खेत पर आए तो देखा कि थोड़ा फसल किसी ने चोरी कर लिया था। सारे किसान ये देख हैरान हो गए। महाराज के पास जाकर, महाराज इस साल फसल अच्छी हुई थी, पर जब हम हिसाब करने लगे तो देखा कि फसल का थोड़ा भाग किसी ने चुरा लिया है। क्या हमारे राज्य में चोरी? हैरानी की बात है। महाराज चिंता ना करें, मुझे समय दीजिए, मैं इसे पूछता हूँ। महाराज मान गए। तो महामंत्री खेत पर एक बिजूका के वेश में खड़ा हो गया। उस रात को उज्जवल नाम के किसान को छिपते छिपाते खेत में आकर कुछ पके हुए मक्के को टोकरी में भरते हुए देखा महामंत्री ने। मंत्री धीरे से आगे बढ़ा। ये कैसी आवाज है कहकर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था एक बिजूका के अलावा। महामंत्री और थोड़ा करीब गया। ये क्या आवाज सुनाई दे रही है पर कोई नहीं है, ये बिजूका वहां से यहाँ कैसे आई कहकर सोचने लगा। बिजूका के पास जाते ही महामंत्री हिला तो उज्जवल बाप रे भूत कहकर डर गया। मंत्री ने तुरंत उज्जवल को पकड़कर महाराज के दरबार में ले गया। तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारे खेतों की फसल को तुम चुराओ? क्षमा करें महाराज, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था इसलिए मैंने चोरी की। पर एक क्षण के लिए सोचें कि किसान ने अपने ही खेत की फसल को चोरी क्यों कर रहा है। राजा सोच में पड़ गया। सच ही तो है, किसान अपने फसल उगाने के अलावा और कुछ भी तो नहीं जानता, तो अपने ही खेत की फसल को चुराने की क्या जरूरत है। साल भर दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की तरह इनकी देखभाल करके उगे फसल पर लगान भरने के लिए कहते हैं आप। इस लगान की वजह से कई किसान लुट जाते हैं महाराज। हर साल आप लगान बढ़ाते जाएंगे तो हम किसान जिएंगे कैसे कहकर पूछा। किसान का दुख समझकर महाराज अपनी गलती को जानकर लगान माफ किया। राइस बैग डोनेशन। उसका नाम रघुनंदन था। वो एक बहुत बड़ा दगेबाज था। वो एक एक गांव में एक एक तरह से दगा करते हुए जीवन बिताता था। एक बार रघुनंदन एक गांव में आया। वहां उस गांव में जिधर भी देखो चारों तरफ उसे राइस मिल्स के फैक्ट्रीज दिखाई दिए। रघुनंदन तभी, अरे वाह, इस गांव में जहां भी देखो राइस मिल्स, गोडाउन, मतलब यहाँ पे चावल का फसल अच्छा होता है सोच के एक घर में आया। वहां पे एक औरत से, माँ जी मेरा नाम रघु है, मैं एक वृद्धाश्रम चला रहा हूँ, आप कृपा करके हमें चावल दान में अगर देंगे तो आश्रम के बड़े बुजुर्गों को एक पहर खाना खिला सकता हूँ। अरे बेटा, कितना अच्छा काम कर रहा है। लगभग कितने बुजुर्ग होंगे तुम्हारे आश्रम में? पूछी तो रघु, आसपास के गांव से कुछ लोग, विदेश से आए कुछ लोग, कुल मिला के 30 लोग होंगे माँ। अच्छा वैसा क्या, ये लो 1000 रुपए कहकर पैसे जब देने लगी तो रघु, माँ क्षमा करो, मैं पैसे नहीं लूंगा, पैसे के बदले एक बड़ा राइस बैग डोनेट कीजिए ना, कहा। तो वो औरत,
बहुत अच्छी सोच है बेटा। कल आके मिलना, मैं तुम्हें राइस बैग दूंगी। बोली। तो रघु ठीक है बोल के वहां से चला गया। वैसे रघु घर घर जाके राइस बैग डोनेट करने के लिए बोला। अगले दिन उन राइस बैग्स को एक लॉरी में चढ़ा के शहर जाके एक बड़े मार्केट यार्ड में जाके, हाँ चावल भाई चावल, HMT चावल, करनूल सोना मसूरी चावल बाबू आइए आइए कहकर चिल्लाने लगा। उस दिन शाम को लॉरी में रहे सारे चावल को बेच के पैसे गिनते हुए, अरे वाह कलेक्शन तो जबरदस्त है, ये आइडिया तो लाभदायक है। अब की बार आजू बाजू के गांव में भी राइस बैग्स को पूछेंगे। अगले दिन पड़ोस के गांव में एक जगह पे, साहब मैं वृद्धाश्रम चला रहा हूँ, उनका पालन पोषण करने के लिए बाजू के गांव के ग्रामवासी राइस बैग डोनेट किए। आप भी आपके मुताबिक जितना हो सके उतना राइस बैग डोनेट कीजिए। अन्नदाता सुखी भवा। आप जैसे लोगों की अगर हम मदद नहीं करेंगे तो किसे मदद करेंगे। मेरे परिवार के तरफ से राइस बैग्स 4 दूंगा, कहा। तो रघु इस बार 2 लॉरी भर के राइस बैग्स जुगाड़ किया। गांव के बाहर एक छोटा सा गोदाम भी भाड़े पे लिया, उसमें राइस बैग्स को स्टॉक किया। एक बार रघु एक लॉरी ड्राइवर को फोन करते हुए, क्यों रे राइस बैग कलेक्शन कैसे हो रहा है। कलेक्शन जबरदस्त है, कल सुबह तक पूरा माल बिक जाएगा, मैं हमारे गोदाम को कल वापस आ जाऊंगा शाम तक, कहा। तो रघु, संभल के भाई पुलिस होंगे, मैं आज रात गोदाम में ही रुकूंगा, कह के फोन रख दिया। उतने में एक पुलिस जीप में से SI माइक में, ग्रामवासियों सुनो, सरकार के आदेश अनुसार आने वाले 30 दिन लॉकडाउन रहेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कृपया सभी घरों में ही रहिए, सब दुकानें, बाजार, बस, ट्रेन, लॉरी सभी ट्रांसपोर्ट बंद होंगे। उस महामारी बीमारी से लड़ना है तो यही एक रास्ता है। वो बात सुन के रघु चौंक गया। क्या हुआ? लॉकडाउन, कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए, लॉरी ट्रेन सर्विसेज सभी बंद पड़ गए, अब मेरी हालत क्या होगी, ऐसे इस गोदाम में लॉक हो गया। ठीक है सुबह उठ के देखते हैं, सोचा। अगले दिन लॉरी ड्राइवर को फोन करके, क्यों भाई किधर हो, शाम तक पहुंच जाओगे बोले थे, कहा। तो ड्राइवर, ओ भाई कैसे आओ, लॉकडाउन बोल रहे, बाहर आने से मार रहे, इसलिए मैं अपना घर चला जाऊंगा। ठीक है पर पैसे तो संभाल के रखा है ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई, पैसे सुरक्षित हैं, कहा। कुछ देर जाने के बाद रघु को भूख लगी तो वो चारों तरफ ठीक से ढूंढने पर उसे एक गैस स्टोव दिखाई दिया। तुरंत वहां पे रखे एक राइस बैग को ओपन करके चावल बना के खाया। उतने में एक पुलिस वैन आके, कोई बाहर मत निकलो, आओगे तो मरोगे, कह के चिल्ला रहे थे। रघु, बाप रे, मैं अकेला इस गोदाम में राइस बैग के बीचों फंस गया हूं, ये कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। वैसे 30 दिन बोले तो बाप रे मुझसे नहीं होगा, सोच के वहां से भाग निकलने के लिए गोदाम से बाहर निकला और भागा। उतने में पुलिस वाले उसे देखे और रुकाए। दिन के दोपहर किधर भागे जा रहे हो, पूछा। तो रघु, बाप रे, अभी राइस बैग्स के बारे में बताऊंगा तो जरूर मैं चोर साबित हो जाऊंगा। दरअसल क्या है ना साहब, सुबह जॉगिंग करना भूल गया, इसलिए अभी मैं जॉगिंग कर रहा हूं, कहा। जॉगिंग कर रहा है मेरे लाल, वो भी कड़ी धूप में, कांस्टेबल थोड़ा दवा पानी खिलाओ इसे, कहा। कांस्टेबल SI मिलके उसे खूब पीटे। तब रघु, साहब साहब मैं चला जाऊंगा, साहब मैं चला जाऊंगा, कह के वहां से भाग गया और गोडाउन के ओर निकल गया। अगले दिन रघु, हे भगवान क्या ये परिस्थिति आ गई है, कितने दिन ऐसे खाली भात खाना होगा, कंटाल आ गया है, सोच के लॉरी ड्राइवर को फोन लगाया। क्यों भाई क्या कर रहा है, पूछा। चिकन करी खा रहा हूं भैया, मस्ते करी, मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हूं भैया, कहा। तो रघु, चिकन करी खा रहा है मेरे लाल, खा खा बेटा खा, कहा। तो लॉरी ड्राइवर, भैया बोलना भूल गया, 30 दिन तक लॉकडाउन है, उतने दिनों तक राइस बैग गोदाम में रुकने से ठीक नहीं होगा,
कीड़े लग जाएंगे, संभाल कर, कहा। तो रघु फोन कट करके, ऐसी हालत में राइस बस्ता बेचना मुमकिन नहीं है और दूसरी ओर ज्यादा दिन ऐसे रखने से खराब हो जाएंगे और मैं यहीं पे फंस गया हूं, क्या करना होगा, कहते हुए गहरी सोच में गिर गया। अगले दिन रघु एक एसआई के पास जाकर, सर मेरा नाम रघुनंदन है, इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फंसे होंगे और रोजी मजदूरी करने वाले तो बहुत सारे मजदूरों को खाना तक नसीब नहीं होगा, इसलिए मैं उन्हें अपने राइस बैग डोनेट करना चाहता हूं, कहा। तो ऐसा ही, सोच तुम्हारी अच्छी है पर वो लगभग 1000 के ऊपर होंगे, कहा। तो रघु, ठीक है सर, चलेगा, मैं उन सबको राइस बैग डोनेट करूंगा, कहा। वो बातें सुन के ऐसा ही, ग्रेट सर, परमिशन ग्रांटेड, कहा। वैसे रघु लोगों से लूटे हुए राइस बैग्स सभी फिर लौटा के लोगों को ही दान में दे दिया। तब रघु अब जिंदगी में ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, सोचा।